हे गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज योर एजुकेटर आदर्श राज और बच्चों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नया लेसन इस सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, फिजिक्स की सीबीएसई टर्म 2 की रिवीजन कर रहे हैं। हम लोगों ने कौन सा चैप्टर उठाया है? हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 टू 14 मार्क्स का चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स। और 35 डेज में 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 35 मार्क्स। तो आज का लेसन स्टार्ट करें। चलो, आई होप आप लोग सारे लेसन अच्छे से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा, हम लोग लेंस का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम उसमें जो लेंस में सीखने से पहले हम सीखते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है फॉर ए सिंगल सरफेस, उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी जो रिफ्रैक्शन होता है वो कन्वेक्स सरफेस पे कैसे होगा और उसके लिए हम लोग कैसे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हम लोग लेंस की बात करें तो जो लेंस होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। और ये जो दोनों सरफेसेस होती हैं कैसी होती हैं? कर्व्ड होती हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल। ठीक है, तो कम से कम एक उसमें से स्फेरिकल होनी चाहिए और एक प्लेनर भी हो सकती है। उसके बेसिस पे हम लोग लेंस के नाम रखते हैं। अब कन्वेक्स लेंस जो होती हैं वो कन्वर्जिंग टाइप्स की होती हैं और कनकेव लेंस जो होती हैं वो डाइवर्जिंग टाइप्स की होती हैं। जब मैं नेक्स्ट लेसन्स में लेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब हम देखेंगे कि कन्वेक्स कन्वर्जिंग कैसे होती है और कनकेव डाइवर्जिंग कैसे होती है। फिलहाल हम लोग बात करने वाले ये जो लेंस बनी है, ये लेंस दो सरफेस से मिलके बनी है, जिसमें से एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेस है। जनरली हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं जिसमें दोनों सरफेस क्या होती है बेटा, कर्व्ड होती है या स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग देखें तो ये देखो, ये आपका बाई कन्वेक्स लेंस है, सेकंड आपका इक्वी कन्वेक्स लेंस है, थर्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, फोर्थ कन्वेक्सो कनकेव है। तो देखो बेटा, यहां पे हम लोग बाई कन्वेक्स बोल रहे हैं। बाई का मतलब हो गया दोनों ही सरफेस लेंस की कन्वेक्स है, लेकिन इस सरफेस जो आपकी फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो R1 है, सेकंड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है। जब ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाते हैं तो इस लेंस को हम इक्वी कन्वेक्स बोल देते हैं। इक्वी का मतलब क्या हो गया बच्चों? इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, और कन्वेक्स का मतलब तो आपको पता ही है। तो जब दोनों सरफेस इक्वल हो जाएंगी, इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर की हो जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वी कन्वेक्स। जब हमारी एक सरफेस प्लेनर हो जाएगी और दूसरी सरफेस स्फेरिकल होगी तो वो हमारा कराएगा बेटा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और फोर्थ है हमारा कन्वेक्सो कन्वेक्स। दोनों ही हमारी सरफेस जो है वो कन्वेक्स हो जाएंगी, या दोनों ही सरफेस को एक साइड से देखेंगे तो कनकेव लगेगी, एक साइड से कन्वेक्स, तो हम इसे कन्वेक्सो कनकेव कहते हैं। सेम बेटा डाइवर्जिंग लेंस को भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: बाई कनकेव लेंस, इक्वी कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस एंड कनकेवो कनकेव लेंस। बाई कनकेव क्या होगा? दोनों सरफेस कनकेव होंगी बट दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा। इक्वी कनकेव क्या होगा? अगेन दोनों सरफेस कनकेव होगी बट दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। प्लेनो कनकेव क्या होगा? एक सरफेस प्लेन होगी, दूसरी सरफेस कनकेव होगी। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता अब यहां पे आपको बाइफरकेशन में कोई दिक्कत है। ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि ये जो दोनों सरफेस है, ये दोनों सरफेस कर्व्ड है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों सरफेस जो हैं वो स्फेरिकल है। वो दोनों सरफेस क्या है बेटा? स्फेरिकल है। तो लेंस में जो भी रिफ्रैक्शन होता है उसे पढ़ने के लिए पहले हमें स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ना चाहिए। इसीलिए जो आज का टॉपिक है बेटा वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। और हम कौन सी सरफेस पढ़ने वाले बच्चों? हम सरफेस पढ़ने वाले हैं कन्वेक्स सरफेस। तो हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस।
अब देखो ध्यान से समझो, जब भी हम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे या कनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिससे सारे के सारे डेरिवेशंस इजी हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अब आपकी जो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसमें क्या हो सकता है। देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पढ़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम, ठीक है, एंड जो उससे इमेज बन रही है वो रियल है। ये हो गया केस नंबर 1। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं बेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने प्लेस किया है अगेन रेयरर मीडियम में, लेकिन जो इमेज है हमारी वो बन रही है बेटा वर्चुअल। ये है आपका केस नंबर 2। थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट अगेन प्लेस है डेंसर मीडियम में और आपकी इमेज जो बन रही है वो बन रही है रियल। ये आपका थर्ड केस है बेटे। फोर्थ केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है डेंसर मीडियम में और आपकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल। तो ये 4 केस बेटे हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, यानी कि आपके पास 4 डेरिवेशंस हो गई इसकी, ठीक है। इसमें से इस लेक्चर में हम लोग 2 डेरिवेशन सीखेंगे। पहली कौन सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है रेयरर मीडियम में और इमेज बन रही है रियल, यानी कि केस नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे टुडे। और वर्चुअल, जब हम लोग इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे रेयरर में और इमेज वर्चुअल बनेगी। ये दोनों केसेस हम लोग बात करेंगे। अब देखो बेटा, सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है। आपको कोई भी डेरिवेशन करनी है स्फेरिकल सरफेस पे, तो स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप देखो ये है कि आप इमेज ड्रॉ कर लीजिए। जैसे इसमें देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, ऑब्जेक्ट से सरफेस पे हमने एक इंसिडेंट रे डाली, ठीक है। अब क्योंकि ये जो सरफेस है, कैसे पता चलेगा कि हम कन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं कि कनकेव। तो देखो बेटा, हमारा जो रेयरर मीडियम होता है, जैसे यहाँ पे N1 ये रेयरर मीडियम है, तो जो हमारा रेयरर मीडियम होता है ना, हम उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि सरफेस कैसी है। देखो रेयरर के रिस्पेक्ट में ये सरफेस कैसी शो कर रही है, कन्वेक्स। क्यों शो कर रही है, क्योंकि इसका जो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बैक साइड है ना, ये रेयरर के साइड है, यानी इसकी जो पीठ है, हम कह सकते हैं एक तरीके से अगर हिंदी में बोलें तो इसकी जो पीठ है वो किधर है, रेयरर के साइड है ना। इसीलिए ये कन्वेक्स सरफेस का केस है। ऑब्जेक्ट रखा है रेयरर में। अब देखो, जब तुम्हारी रे, इंसिडेंट रे यहां पे टकराई, तो इस इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था, लेकिन होगा क्या, क्योंकि आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। आपका नॉर्मल कौन सा है, ये जो सेंटर से पास हो रहा है। तो जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई तो आपकी इमेज यहां पे बनी। ये आपकी इमेज कैसी है बेटा, ये आपकी रियल इमेज है। तो पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप डिसाइड करिए कि रेयरर साइड कौन सी है और रेयरर के रिस्पेक्ट में आपको कनकेव या कन्वेक्स सरफेस चुननी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। सेकंड जो स्टेप है बेटा, वो आपको ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के साथ जो इंसिडेंट रे है उससे आपका एंगल बनेगा अल्फा, इमेज के साथ एंगल बनेगा आपका बीटा और सी के साथ एंगल बनेगा आपका गामा, ठीक है। आप चाहें तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि मैंने इमेज के साथ लिया है गामा और सी के साथ लिया है बीटा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बुक्स में इसको बीटा से शो किया हो और इसको गामा से शो किया, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या लेके चलना है, हमें हर डेरिवेशन में क्या लेके चलना है, हम लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और
सी के साथ गामा। ठीक है, हम अपनी डेरिवेशंस में ये लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम पहली डेरिवेशन पे जा रहे हैं। ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये देखिए बेटा, अब हम पहला केस पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1। अब हमारा केस 1 कौन सा है बेटा? केस 1 है ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम एंड इमेज इज रियल। सरफेस कौन सी है? कन्वेक्स। ये हमारा पहला केस है बेटे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैंने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करी। ये इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्योंकि डेंसर में जा रहे हैं तो ये मुड़ गई ऐसे। क्लियर? तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ बना लिया अल्फा एंगल, इमेज के साथ बना लिया बीटा, और सी के साथ बना लिया जो नॉर्मल है उसके साथ गामा। अब देखो बेटा, जो इंसिडेंट रे थी वो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, और जो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हमने आर से डिनोट किया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस है वो हम यू से लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो हम लोग आर से लिख रहे हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो हम वी से लिख रहे हैं। जो एम पॉइंट है वो सरफेस के पोल के बहुत क्लोज है, इसीलिए जो हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम पोल से करते हैं, तो हम यहाँ पे एम से करेंगे क्योंकि ये बहुत क्लोज है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जो सारी की सारी हमने ये एंगल्स लिए हैं, ये सारे एंगल्स स्मॉल एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं बेटा? स्मॉल एंगल्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है देखो। अब आपने अल्फा बीटा पता कर लिया, अब आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालनी है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? देखो, अगर हम ट्राइंगल में बात करें ओ एन एम में, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी mn बाई mo, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी mn बाई mi, और tan गामा की वैल्यू आ जाएगी mn बाई mc। ये हमने tan अल्फा बीटा गामा, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो हम अल्फा बीटा और गामा लिख सकते हैं सीधा, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा को। अब हमें क्या करना है बेटा? आई के साथ रिलेशन देखो, तो आई जो है वो बेसिकली ओ एन और सी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा आ गया। ऐसे ही बेटे आर बराबर जो है वो क्या आ जाएगा? आर प्लस बीटा। ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम गामा एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएगा, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटे, अब हमें क्या करना है? अब हमें लगाना है स्नेल्स लॉ। तो अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ में मैंने आपको क्या सिखाया था? स्नेल्स लॉ में मैंने सिखाया था जो डेंसर मीडियम है या जो भी मीडियम है उसमें बनने वाले एंगल को हम उसी के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, वही मैंने लिखा है n1 sin i इज इक्वल टू n1 n2 sin r। अब i और r की वैल्यूज आप उठा के रख दीजिए। तो देखो बेटा, i की वैल्यू थी गामा प्लस अल्फा, वो मैंने यहां पे रख दी है, और r की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा, वो यहां पे रख दी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी यहां से उठा के। आप देखेंगे कि mn जो है वो कॉमन है सब में, mn को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा n1 1 बाई om 1 बाई mc इज इक्वल टू n2 1 बाई mc माइनस 1 बाई mi। अब देखो बेटा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं भाई n1 वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया है और n2 वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया है। तो देखो बेटा, हमारे पास आएगा n1 बाई om प्लस n2 बाई mi इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई mc। अब देखो OM जो है वो किसके बराबर है? वो माइनस यू, ये रहा ना। माइनस यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वाली साइड नेगेटिव होती है और ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, हमें पता है। तो mi कितना होगा? पॉजिटिव भी, और mc कितना होगा? पॉजिटिव r। ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करेंगे। जब बेटा आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा n2 बाई वी माइनस
N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। ये आप इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई। ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम एंड इमेज इन रियल। ठीक है, ये पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बेटा सेकंड केस। अब देखो सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस है अगेन सरफेस कौन सी है, कन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट किस में रखा है, रेयरर मीडियम में रखा है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। अब हमारा केस चेंज हो गया, अब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है। ये हो गया केस नंबर 2। अब देखिए इसकी डेरिवेशन। अगेन क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम tan अल्फा निकालेंगे। तो देखो बेटा tan अल्फा, अब ये इमेज कैसे बनी है, देखो ये मैंने एक इंसिडेंट रे डाली, इंसिडेंट रे को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर है तो इमेज इंसिडेंट रे थोड़ी सी मुड़ गई और वो ऐसे जाने लगी। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे को मैंने आगे पीछे की तरफ बढ़ाया तो इमेज जो है इस साइड बनी है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। बहुत ईजी है ये। इसी को जब आप बहुत ज्यादा टर्न कर देते हो ना बेटा, तो ये आपकी रियल इमेज दे देता था। ठीक है, सेम ही है, बस अगर थोड़ा सा टर्न हो रहा है तो वर्चुअल इमेज दे देगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो डरना मत डायग्राम से, डायग्राम से याद रखना बस। अब देखो इमेज वर्चुअल बन गई, अब हमें वही करना है अपना स्टेप। सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा, जो किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर। क्या आएगा हमारे पास, अगेन वही nm बाई mu। बेटा ये जो m है ये p के पास ही मानना है, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज हैं यहाँ पे, वो अल्फा बहुत छोटा है, बीटा बहुत छोटा है, गामा बहुत छोटा है, सारी वैल्यूज छोटी छोटी हैं, तो m इज वेरी क्लोज टू p। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज मत होना। अब tan बीटा देख लो, तो tan बीटा क्या आएगा, बीटा ये वाला एंगल है, तो इसके साथ जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अगेन nm बाई, अब की बार आने वाला है क्या, mi। ठीक है, और tan गामा क्या आने वाला है बच्चों, tan गामा आने वाला है nm बाई mc। पिछली बार जो आया था वही आएगा सेम। अब देखो अल्फा देखो, तो अगर हम देखें तो i किसके साथ मिलके बन रहा है, अल्फा प्लस गामा के साथ। तो i की जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगर r देखें तो r ये है, r किसके साथ मिलके बन रहा है, तो r बन रहा है आपका गामा प्लस बीटा के साथ बनके। तो r बन रहा है गामा प्लस बीटा के साथ मिलके। कैसे बन रहा है बेटा, देखो जब हमें r लेना है तो ये वाली ट्राइंगल हमें लेनी है, ये ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल है बीटा और गामा, एक्सटीरियर एंगल है r। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसे ले रहे हैं। तो अब देखिए फिर से, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें पता ही है, हमें सिंपली लगाना है क्या, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। μ1 के साथ आई की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा। और μ2 sin r, r की वैल्यू क्या है बेटे, r की वैल्यू है गामा प्लस बीटा, ये रख दी हमने। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। μ1 अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू है nm बाई mo, गामा की वैल्यू है nm बाई mc, इज इक्वल टू रखना है, इज इक्वल टू μ2, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है, अगेन यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया, ये गामा है, ध्यान रखना। तो गामा की वैल्यू है nm बाई mc और बीटा की वैल्यू है nm बाई mi। अब nm तो सब में से गायब हो गया, तो μ1 की वैल्यू आ गई 1 बाई mo प्लस 1 बाई mc इज इक्वल टू μ2 1 बाई mc माइनस प्लस 1 बाई mi। अब देखो बेटा ध्यान से रखो, जब आपने वैल्यू रखी तो आप mo को क्या रखेंगे, माइनस u, mi को क्या रखेंगे, माइनस v, और mc को क्या रखेंगे, प्लस r। क्योंकि mc इस साइड है तो ये प्लस में होंगे और ये दोनों माइनस में होंगे। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो μ1 बाई mo के साथ आ जाएगा माइनस u, प्लस μ1 बाई mc की जगह आ जाएगा प्लस r,
इज इक्वल टू म्यू2 बाई एमसी, एमसी की जगह आ जाएगा प्लस आर, और प्लस म्यू2 बाई एमआई, एमआई की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस वी। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास अगेन आप देखेंगे सेम फॉर्मूला बन के आएगा जो पिछली बार बन के आया था। क्या बन के आएगा बेटे, देखिए म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई सेकंड केस की, जब ऑब्जेक्ट रखा है किसमें, रेयर मीडियम में, और इमेज जो है वो वर्चुअल है। क्लियर बेटा, तो ये दो डेरिवेशन हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, this distance in terms of the relative refractive index of the medium and the radius of the curvature of the curved spherical surface, it holds good for any curved और spherical surface, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में आपका जो फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है। अब हमारा जो केस नंबर 3 बनेगा और केस 4 बनेगा, वो क्या बनेंगे बच्चों, ये केस 3 और केस 4 क्या बनेंगे, कन्वेक्स तो सरफेस होएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा जाएगा किसमें, डेंसर में, और इमेज क्या बनेगी, एक बार बनेगी रियल और एक बार बनेगी वर्चुअल। तो आपका केस 3 और केस 4 हो जाएगा। इसके बाद केस नंबर 5 क्या करेंगे बेटे, केस नंबर 5 में कनकेव लेंगे और ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसमें, डेंसर में। केस नंबर 6 में क्या होगा, कनकेव लेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे रेयर में, लेकिन दोनों ही केस में इमेज हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल। तो अभी हमारे पास ये 4 डेरिवेशन बचती है, ठीक है। तो अब 2 डेरिवेशन मैंने आपको करा दी, बच गई हमारे पास 4 डेरिवेशन। तो इन दोनों में से भी मैं आपको एक एक डेरिवेशन कराऊंगा, बाकी एक एक आप खुद अपने आप करेंगे। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए ये डेरिवेशंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिए। आने वाले टाइम में लगभग 1 मंथ 40 डेज के अंदर मैं पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस इस पे डाल दूंगा, ठीक है, डेरिवेशंस के साथ। ये डेरिवेशंस आप सीधे उठा के एग्जाम में लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।